Good morning, students. Welcome to Super Grads. Here I am with Flamingo. विस्टास के मैंने आपको सारे 6 चैप्टर्स करा दिए, उनकी मैंने प्रैक्टिस भी करा दी. फ्लेमिंगो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो उसके लिए फ्लेमिंगो के जितने भी पोइट्री वाले चैप्टर है, वी हैव 5 चैप्टर्स. उन 5 चैप्टर्स का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा समरी वाली चीजों पर फोकस करेंगे. और फिर शाम को जो सेशन होता है, आपको पता है कि शाम को 5 बजे जो सेशन होगा उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एग्जाम सिनेरियो में हमें कैसे आंसर करना है, हाउ टू मेक आवर आंसर्स लुक मोर इफेक्टिव, हाउ टू मेक श्योर कि हमारे आंसर दूसरों से अलग दिख रहे, अच्छे दिख रहे, इफेक्टिव दिख रहे. इन बातों पर हम फोकस करेंगे. राइट गाइस? सो गुड मॉर्निंग निकुंज, गुड मॉर्निंग लिजी, कृतिका, गुड मॉर्निंग एवरीवन. So let's now begin. And as I said, we have 5 chapters to discuss from Flamingo. जितने भी आपके पोइट्री वाले चैप्टर्स हैं वो सारे आज हो जाएंगे इसी सेशन में. नेमली My Mother at 66, Keeping Quiet, A Thing of Beauty, Joy Forever by जॉन कीट्स. बहुत ज्यादा फेमस, मतलब ये बुक है, इससे आप फेमस कुछ है ही नहीं. इसके पीडीएफ कहाँ मिलेंगे? इसके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आकाश. टेलीग्राम चैनल पर यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स. Then roadside stand and Jennifer's Tigers. So before moving in कि भाई क्या क्या चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं, बिफोर डिस्कसिंग की इंडिविजुअल टॉपिक्स में क्या क्या चीजें होने वाली है, मैं आपको एक ओवरव्यू जरूर बता देता हूँ कि इंडिविजुअल चैप्टर्स में चल क्या रही है कहानी. ठीक है. सो द फर्स्ट चैप्टर इज माय मदर एट 66. एक छोड़ दो, पोयम को छोड़ दो, एक जनरल ओपिनियन अगर आप देखोगे कि व्हेन यू सी योर मदर एट 66, व्हाट वुड यू फील? सिंपल सी बात है यार कि हम अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते हैं. व्हेन वी सी आवर पेरेंट्स ग्रो ओल्डर, सो हमारे अंदर एक सैडनेस भी होती है, एक डर भी होता है कि यार अभी तो ये हैं, कुछ साल बाद नहीं रहेंगे, तब क्या होगा. सो ये सारे इनसिक्योरिटीज, ये सैडनेस, उसकी मदर की जो भाई एजिंग वाली, उसका फेस जैसा हो रहा है एजिंग वाला, उसके बारे में डिस्कशन है. दैट इज अबाउट द फर्स्ट वन, मदर एट 66. कीपिंग क्वाइट. नाउ दिस इज अगेन अ पोयम कि भाई शांत रहने से, इंट्रोस्पेक्शन करने से, अपने थॉट्स पे ध्यान देने से क्या क्या चीजें हम गेन कर सकते हैं, वो पीस जो इतना मिलता है ना, उस पर फोकस है. दैट इज व्हाट दिस कीपिंग क्वाइट इज ऑल अबाउट. गुड मॉर्निंग लक्ष्य. ठीक है. सो दैट इज इन कीपिंग क्वाइट. देन थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर, इस पे तो अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे. रोड साइड स्टैंड, रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अगेन बहुत अच्छी पोयम है. इसमें एम्पैथी पे ज्यादा एम्फेसाइज किया है कि यार लोगों के जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे हम देखते हैं साइड में जो दुकान होते हैं, शॉप्स होते हैं, उनकी कैसी स्थिति है, उनके दिन भर का कैसा रूटीन होता है, उनके नजरिए से हम सोच रहे हैं कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा होता होगा. सिमिलरली द लास्ट वन विच इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स. सो आंट जेनिफर को भाई उनके जो हस्बैंड है वो काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. सो अब वो चीज वो वहां पे तो एक्सप्लोर, वहां पे तो अपना इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं कर पाती है. सो वो अपना पोयम में उस चीज को एक्सप्रेस करती है कि हाउ शी वांट्स टू बी अ टाइगर और अ टाइग्रेस. सो ये एक पूरा पूरा ओवरव्यू मैंने आपको 5 पोएम्स का बता दिया है. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट वन विच इज अबाउट माय मदर एट 66. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर, लेट्स टॉक अबाउट द पोएट ऑफ दिस पोएम. So Kamala Das was born in Malabar in Kerala. She is recognized as one of the foremost poets in India. Her works are known for their reason क्या है, originality, versatility and indigenous flavor of the soil. मतलब लोकल वहाँ के जो इश्यूज हैं, या लोकल मतलब जो एक क्या कहना चाहिए कि बेसिक चीजें हैं ना, उन पर ही इनका ध्यान रहा है पूरा. इसी के ऊपर इन्होंने अपने राइटिंग सारे किए. She has published many novels and short stories. She wrote under the pen name of माधवी कुट्टी. Now what is a pen name? आपने देखा होगा, पोएट्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी होते हैं जो अपना एक पेन नेम लेकर चलते हैं, ओरिजिनल नाम उनका नहीं यूज करते, फॉर रीजंस जो उन्हें ही बेहतर पता होता है. So her subject matter is basically related to personality, sensitivity, and anguish. External factors do not reflect in her writing. Her writings bring out the true inner feelings. Inner feelings ही express कर रही है इस पूरे poem में भी. When she says कि my mother at 66, उसमें भी वही हो रहा है. इंडिजीनियस, लक्ष्य इंडिजीनियस का मतलब होता है जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं.
लोकल मतलब लोकल रीजनल जो लोग होते हैं, दैट इज व्हाट इंडिजिनियस पीपल आर, इंडिजिनियस फ्लेवर इज. सो इन दिस पोएम शी टॉक्स अबाउट हर मदर. This poem is based on the relationship between mother and daughter, and she shares her feelings for her mother. So क्या क्या चीजें वो पोएम में बता रही है. So just a second. So इस पूरी पोएम में क्या क्या चीजें डिस्कशन हुई हैं, इसको समराइज करते हैं और इसको सम अप करते हैं कि एग्जैक्टली exactly चल क्या रहा है. इस पूरे आई वुड से जो ये पोएम वाला पार्ट है ना, ये जो 5 चैप्टर्स हैं, इसमें बच्चों में चाहता हूँ कि आपका एक भी मार्क लूज ना हो. इसमें आप अच्छा करोगे ही करोगे. बहुत इजी पोएम्स हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता, जो आपको ट्रबल करेगा. चाहे वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन हो, बनना चाहिए. यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए. So what she says while driving to Cochin from her parents' home, the poetess mother accompanied her in the car to see her off. She sat beside the poet. At one moment, when the poetess turned and looked at her mother, she noticed that her mother was dozing and her mouth was open. Dozing मतलब she was sleeping. कार में चलते चलते, ट्रेन में चलते चलते हमें नींद आ जाती है, उसका मुंह खुला हुआ था. एज इफ की शी हैज डाइड. मतलब इस तरह का पोएटिस फील कर पा रही थी उस चीज को कि यार नाउ शी 66, शी इज गेटिंग ओल्डर डे बाय डे, और आगे चल के तो पता ही है कि भाई डेथ ही होना है. गुड इवनिंग सुप्रिया. यस, 5 पोएम्स ही हैं. ऑल टेक वरिष्ठ, हाँ 5 ही पोएम्स हैं बेटा. सो शी नोटिस दैट हर मदर वाज डोजिंग ऑफ एंड हर माउथ वाज वाइड ओपन and her face turned ashen, like as it seemed as if it had lost the vitality of life, and her face looked like that of a corpse. Corpse is a dead body. Dead body, या आप कह सकते हो कि she was aging. उनकी हालत काफी deteriorating हो चुकी थी. She was getting older day by day. So वो जो emotions हैं उस poet के अपनी mother के लिए, that is what she is expressing out. The poetess was frightened as the reality seized her that her mother had grown old. She was not ready to accept it as old age is followed by death. Old age होता है और उसके बाद death हो जाता है. So she tried to put the thought away. मतलब सिर्फ अपनी मदर को देख कर ही, her mother was just sleeping, and उसमें ही उस poetess को बहुत सारे thoughts आ गए कि यार अब she is getting old के बाद death ही होता है. And she could not realize कि यार, she could not accept the reality कि यार अब mother की death हो जाएगी फिर क्या होगा. So उसी moment पे she just मेड श्योर कि यार ये थॉट मेरे दिमाग से निकले, ये मैं क्या सोच रही हूँ. देन शी स्टार्टेड लुकिंग आउट इन ऑर्डर टू टेक अवे द फ्राइटनिंग थॉट फ्रॉम हर माइंड. शी नोटिस द ट्रीज sprinting in contrast to her mother who looked lifeless while sitting beside her. So अब बाहर वो ये देख रही है कि उसको अब थॉट तो वो अपने दिमाग से हटाना था, तो वो इधर उधर देखने लगती. बाहर देखती ट्रीज बिल्कुल लाइवली हो रहे हैं. इन कॉन्ट्रास्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसकी मदर जो है वो डल फेस सा लेकर बैठी हुई है और बाहर कॉन्ट्रास्टिंग चीज हो रही है, ऑपोजिट चीज हो रही है कि ट्रीज बढ़िया फ्लो कर रहे हैं. ठीक है. कॉप्स इज नॉट डेड बॉडी लक्ष्य. कॉप्स इज डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. डेड बॉडी ऑफ एनिमल जो होता है दैट इज कैरकैस. तो इसलिए कॉप्स लिखा है तो ह्यूमन बीइंग से ही एसोसिएटेड होता है. शी ऑल्सो नोटिस चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम हैप्पीली. The happy children are representative of youth and power. Probably they were reminding her of the time when the poetess was a child and her mother was young. So पूरा वो flashback में चली जा रही है, उसको बच्चे दिख रहे हैं, उसको अपना बचपन भी याद आ रहा है, उसको ये भी याद आ रहा है कि उस टाइम पे मेरी मदर कितनी यंग थी. Then they then reached the airport. After the security check at the airport, she again looked at her mother, who was standing a few yards away. She again felt that old familiar ache of losing her mother, who looked like a late winter's moon, which loses its beauty in the fog. She felt that her mother had also lost her youth vitality and has become inactive. She had a childhood fear of permanent separation from her mother, but she did not show it to her mother. She kept on smiling and said, "See you soon, Amma." These were the words of reassurance that they would meet again, and she smiled in an attempt to hide her feelings. सो ये पूरा काफी इमोशनल पोएम है ये, काफी ऑब्वियसली. देन हाउ डज इट एंड. द लेसन ब्रिंग्स फॉर द इमोशंस दैट अ डॉटर हार्बर्स व्हेन शी थिंक्स अबाउट लूजिंग हर मदर. वी एज चिल्ड्रन, हमें भी ये डर हमेशा होता है कि यार हम भी बड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स भी बड़े हो रहे हैं, एंड व्हेन दे गेट ओल्डर यू सी देम एंड यू रियलाइज कि यार ओल्ड एज इज फॉलोड बाय डेथ.
कल कोई नहीं रहेंगे तब क्या होगा. So that is what the entire feeling of this poem was. So that was your poem, guys, the first poem, which was My Mother at 66. Now let's move to the next poem, which is A Thing of Beauty by John Keats. बहुत ही फेमस पोयम है, मतलब नॉट जस्ट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स, आगे भी अगर आप लिटरेचर पढ़ते हो जॉन कीट्स का मेंशन वहां पे बार बार होगा ही होगा. और जॉन कीट्स के बहुत ही फेमस वर्क्स में से है ये वाली पोयम, विच इज थिंग ऑफ ब्यूटी. सुप्रिया, हिड इज पास्ट टेंस ऑफ हाइड. हाइड, हिड, हिडन, ये तीनों फॉर्म्स होते हैं. ये तीनों फॉर्म्स होते हैं ऑफ दिस वर्ब हाइड. ठीक है. Now let's talk about this poem from John Keats, which is A Thing of Beauty, Joy Forever. A Thing of Beauty. So John Keats के बारे में लिखा हुआ है that he was born in London in 1795 and died in Rome in 1821 at a young age of 25 due to illness. I wonder, is it correct or not? Okay, yes, it is correct, obviously. So John Keats के works इसीलिए इतने famous हैं कि he died in a very early age. और उस एज तक आते आते भी वो बहुत सारा अच्छा ऐसा एग्जेम्पलरी वर्क करके गए थे जो आज भी हम पढ़ रहे हैं. सो ओके, ठीक है, लास्ट पोएम से रिलेटेड कुछ डिस्कशन है, कर लेते हैं बिल्कुल. सो लक्ष्य इज आस्किंग कि व्हाई इज द पोएट कंपेयरिंग हर, कंपेयरिंग मदर विथ ट्रीज एंड सो मेनी चिल्ड्रन. सो ट्रीज और मदर का जो कंपैरिजन है दैट इज टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, कि एक तरफ जहां पे उसकी मदर जो है काफी ओल्ड हो गई है, एजिंग हो गई है, डल फेस्ड हो गई है, और ट्रीज बिल्कुल बढ़िया फ्लो कर रहे हैं, पूरा यूथ एंजॉय कर रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ है. सो दैट इज व्हाट द कंपैरिजन इज. चिल्ड्रन वाली जो चीज दिखाई है वो उसका और चिल्ड्रन का कंपैरिजन है कि यार हम भी जब छोटे थे तो माय मदर यूज्ड टू बी यंग एंड ऑल दीस थिंग्स, इस चक्कर में वो कंपैरिजन दिखाया गया है. सो आई होप लक्स ये बात क्लियर है. अच्छा, हाउ डू वी नो विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड? कृतिका अग्रवाल, ठीक है, आते हैं बेटा. पंकज, गुड मॉर्निंग. सो कृतिका, पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस पे मैंने बहुत सारे सेशंस ले रखे हैं. यूट्यूब पर भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच का सेशन ले रखा है, वो जाकर आप देख लो, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइसेस समझ में आ जाएगा. कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं. बट अगेन दैट इज समथिंग जो अगर मैंने नहीं पढ़ा है, अब एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सिमिली आया है या मेटाफर आया है, एलिटरेशन आया, पर्सोनिफिकेशन आया, अब आपको पता ही नहीं है पर्सोनिफिकेशन क्या है, आपको पता ही नहीं है एलिटरेशन क्या है, तो आप वहां पे फंस जाओगे. सो जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट विल सफाइस. आएंगे, कीपिंग क्वाइट पर भी आ रहे हैं सुप्रिया, आई नो. वन के बाद में सीधे थ्री पर आ गया हूं, पर कीपिंग क्वाइट भी कराऊंगा, डोंट वरी. ठीक है. So let's talk about John Keats. He was a romantic poet, and his poetry is characterized by sensual imagery in his most popular work, which is a series of odes, a lyrical poem which is meant for a particular subject. Today, his poems are one of the most sought after creations in English literature. The above given poetry is an excerpt from Endymion. Endymion, a poetic romance considered to be an epic poem. So, let's read this poem, which is A Thing of Beauty, Joy Forever. ठीक है. बाय बाय जो लास्ट में बेटा वरिष्ठ लिखा हुआ है, सो वो बाय बाय कुछ नहीं है, सिर्फ उस इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, और कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. सो नाउ व्हाट द समरी टेल्स अस कि इट्स अ पोएम टेकन फ्रॉम, हमने बताया कि Endymion, which is a poetic romance written by John Keats. The poet says that a beautiful thing is a source of endless joy. जैसे इस पोएम का नाम ही है, A Thing of Beauty is a Joy Forever. तो फॉरएवर वाली चीज लिखी हुई, वहां पे फॉरएवर लिखा हुआ है, यहाँ पे एंडलेस लिखा हुआ है, कहीं पर इटर्नल लिखा होगा, मतलब सबका सेम है, मतलब सबका सेम है, सिर्फ सिर्फ वर्ड्स ही तो चेंज हो रहे हैं हमारे. So the poet says that a beautiful thing is a source of endless joy. It has eternal, again, eternal beauty which never fades away. A beautiful thing is like a shady shelter which gives us a sleep full of sweet dreams, good health and relaxation. यही बार बार उसने पोयम में एक्सप्रेस किया है सारी चीजें. Then our attachment to the earthly things are like a flowery wreath. They are traps which bind us to the materialistic things and keep us away from the eternal happiness.
The earth is full of hatred, greed, and negativity. According to the poet, the gloom and sadness caused by this negativity fades away when these positive vibes of beautiful things that surround us. So what he is trying to express is कि materialistic चीजों में हम फंस के रह गए, and that is something which evokes negative thoughts. अब उन नेगेटिव थॉट्स को दूर कैसे कर रहे हैं? हमारे आसपास जो नेचुरल ब्यूटी है उसको एंजॉय करना हमें आना चाहिए, उसको एंजॉय करना हमें आना चाहिए। तभी हम ये नेगेटिव थॉट्स और मटेरियल चीजों की जो जो भी हमें सैडनेस हो रही है उससे हम बच पाएंगे। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। देन ही लिस्ट आउट सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग दैट सराउंड अस, सेइंग ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। कि आप देखने जाओगे तो आपको सन भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, आपको मून भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, आपको एक स्मॉल इंसेक्ट भी आप देखोगे कि वो दिन भर क्या काम कर रहे हैं, उसमें भी आप बहुत ज्यादा इंट्रीग्ड हो जाओगे, बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा, बहुत इंजॉय करोगे आप उन चीजों को। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। So he says that numerous creations of God, like the sun, which gives us energy, the moon's beauty, the trees, which give us shade, are natural beauties around us. The various animals are also, like sheep that surround us, make the world lively. The pretty flowers, like daffodils, make the world green and lively. The flowing streams of water cool and refresh us in the hot summer season. The forests which are full of pretty. So एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे वो अभी हम शाम वाले सेशन में जरूर देखेंगे कि कौन कौन सी वो ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में द पोएट हैज मेंशन इन द पोएम। सो ये सन, मून, डैफोडिल्स, रिवर, ये सारी चीजों के बारे में ही हैज गिवन हिज अकाउंट। Now, also the stories of brave soldiers who laid their lives to protect the people are beautiful and inspiring. These beautiful things are like a fountain of immortality bestowed upon us by God. They inspire us to live on and maintain the faith in goodness. बस बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इस पोयम में। कौन कौन से वो रेफरेंसेस दिए हैं नेचुरल ब्यूटी के, यहां से आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और क्वेश्चन एज आई सेड कि जो शाम वाला सेशन है 5 बजे वाला सेशन, उसमें आंसर राइटिंग कैसे हम अपनी इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे कैसे पॉइंट्स मेंटेन कर सकते हैं। जिन बच्चों ने कल वाला सेशन नहीं देखा है अभी मत जाना, सेशन एंड हो जाए फिर जाकर वो वाला जरूर देख लेना। सो आई एम प्रीटी श्योर कि वो आपको काफी हेल्प करने वाला है। सो दैट वाज ऑल अबाउट थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। लेट्स नाउ मूव टू आंट जेनिफर्स टाइगर्स। नाउ आंट जेनिफर्स टाइगर्स में भी अभी आप बोलोगे कि सर वो रोड साइड स्टैंड तो छूट गया, अभी कीपिंग क्वाइट भी छूट गया। आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं उस पर। आपको पता है ना मेरी क्लास में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं चलता है कि बिल्कुल स्ट्रीमलाइन चल रहा होता है। मुझे जहां पर लगता है कि पहले ये पहले वो, उन चीजों में मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ कि एक प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है ना। नाउ लेट्स कम टू द समरी ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर। सो आंट जेनिफर्स टाइगर का मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि आन जेनिफर्स टाइगर में चल क्या क्या रहा था, उसका बैकड्रॉप मैंने आपको जरूर समझाया था कि पीछे की कहानी क्या चल रही है और कहानी किस चीज पर बेस्ड है। नाउ द पोएट एक्सप्रेसेस द इनर फीलिंग्स ऑफ अ वुमन विच इज आंट जेनिफर। द आंट इज एम्ब्रॉयडरिंग अ मोटिफ comprising of energetic fearless tigers moving freely around the bright greenery. So वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही है और एम्ब्रॉयडरी में शी इज मेकिंग अ सिंबल, मोटिफ इज अ सिंबल जिसमें टाइगर्स हैं और टाइगर्स बिल्कुल फ्री होके घूम रहे हैं, फ्री होके घूम रहे हैं। भाई टाइगर में देख रहा हूँ आपके लिटरेचर में टाइगर का काफी रोल है। कल भी हमने देखा था टाइगर किंग वाले चैप्टर में बहुत सारे टाइगर्स हमने देखे थे, ठीक है। सो शी इज लिविंग अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस टू हर हस्बैंड्स कमांड। सबमिसिवनेस मतलब सबमिट कर चुकी है, वो सरेंडर कर चुकी है कि यार जो ये मेरे ऊपर टॉर्चर इन्फ्लिक्ट करेगा मैं उसको झेलूंगी, सीधी सी बात है। मगर अंदर तो उसके ये फ्रस्ट्रेशन, ये एंग्विश है, वो कहाँ निकलेगी? वो इसमें निकली है थ्रू दिस पोयम। Her acts are dominated by him and she fears him constantly. This pattern of free and fearless tiger reflects her inner desire. Yes, that is what we are trying to say. Inner desires to live a free and fearless life. उसके अंदर की चीज। The tigers are graceful, elegant and bright. Aunt Jennifer's fingers trembles when she embroiders. मतलब उसके हाथ ऐसे कांपते हैं, उसको डर लगता है। सुप्रिया, यस हाँ, बहुत सारे टाइगर हो गए, आई गेस 100 टाइगर्स तो हम कल ही देख चुके थे। एंड यहाँ पर भी शी इज सेइंग कि देयर आर लॉट ऑफ टाइगर्स, ठीक है। शी इज ऑड बट स्टिल फियर्स हर हस्बैंड। शी इज ओल्ड बट शी स्टिल फियर्स हर हस्बैंड। शी डज नॉट एंजॉय द फ्रीडम टू डू एनीथिंग एज पर हर विश. She is scared doing the embroidery too and fears its
Fears is wrath, wrath is anger. उसको डर लगता है कि यार उसका हस्बैंड अगर ये सब जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है अगर वो भी देख लेगा तो वो नाराज हो जाएगा. Since the day she got married, she has been fulfilling the demands of her husband. The wedding ring on her hand is a constant reminder that she belongs to her husband. The burden of the demanding marriage has exhausted her. The torment will not end until the death. Even after her death, the ring will remain on her hand and she'll never be free. On the other hand, the tigers that she's embroidering will continue to move around freely forever. Her desire of freedom and fearlessness will live on through टाइगर्स. तो अभी हम एक एक स्टैंजा इसका देखने वाले हैं. बट यही एक बैकड्रॉप चल रहा है कि यार उसका आंट जेनिफर जो है उसकी लाइफ कैसी चल रही है एंड हाउ शी फील्स कि वो कन्फाइंड है. जो उसका हस्बैंड चाहता है वही उसे करना होता है. वो अपना एम्ब्रॉयडरी करते में भी उसको डर लग रहा है कि यार कहीं ऐसा ना हो देख ले गुस्सा हो जाए कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए. ठीक है. अब लेट्स टॉक अबाउट स्टैंजा वाला पार्ट. Now, so first stanza where she says Aunt Jennifer's tigers are prance across a screen, bright topaz denizens of the world of green. अब यहाँ पे टोपाज जो है ना ये टोपाज येलो कलर का होता है लगभग. तो टाइगर्स भी येलोइश थोड़ा उनका शेड होता है. सो यहाँ पे मेटाफर मेटाफर का इन्होंने यूज किया है. ठीक है. They do not fear the men beneath the tree. The pace is sleek, chivalric, certainly. बढ़िया टाइगर्स के बारे में एक्सप्रेस करी कि बढ़िया भाग रहे हैं वो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा कौन है कौन नहीं है. What she's trying to convey through these lines is that the poet is talking about a lady whom she addresses as Aunt Jennifer. She is embroidering a piece of cloth. It could be tablecloth, wall hanging, कुछ भी. The pattern shows tigers who are moving and jumping around all over the fabric. They are bright yellow in color, like the color of topaz stone. So यहाँ पे topaz and tigers को जो color का comparison किया है, that is working. They have used metaphor in this case. So these were some of the lines. Then in the second stanza, what she says, Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. Fluttering मतलब थोड़ा सा shake भी कर रही है, डर भी लग रहा है, but still she is going about her business. Find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band. Wedding band मतलब जो wedding ring uncle की जो बनी हुई है पहनी हुई है, sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. That is what they're trying to say. So the lady's fingers are trembling with fear of her husband. ये कहना चाह रहे हैं. She is pursuing her hobby in the free time, but probably she is still afraid of her husband. Her fingers are so tired of working endlessly. The needle also feels very heavy क्योंकि उसके hands shake कर रहे हैं. So that is what the explanation of the second stanza is. एक बार देख लो. कुछ पूछना है तो पूछ लो स्टूडेंट्स. चलो चलो भाई पूछ लो. जेनिफर्स आंट जेनिफर्स टाइगर्स में से कुछ भी पूछना है तो लेट्स हैव अ डिस्कशन. नहीं. चलो. So the needle feels heavy. The words uncle's wedding band. Uncle's wedding band मतलब wedding ring की बात हो रही है. And the lady is dependent on her husband. और वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. Now let's talk about the third stanza. So she talks about her plight. She talks about her ordeal कि जो sufferings उसकी चल रही थी. So when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. Ordeal मतलब जो ring उसके हाथ में बंधी हुई है. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and afraid. So जो बात यहाँ पर लास्ट में लिखी हुई थी ना, वही थर्ड स्टैंजा की ही बात है कि even after the death, the ring will remain in her hand and she will never be free. On the other hand, the tigers that she is drawing will continue to move around freely. So prance का क्या मीनिंग है आप वो भी समझ गए होगे. Her wish is to live free, fearless life is indicated by the choice of his design. Her design, it shows the innermost desire of being strong, fearless. Probably her ordeal will end upon her death. Probably लिखा हुआ है, probably लिखा हुआ है, certainly नहीं लिखा हुआ है. Because उसके बाद भी they are saying कि यार वो ring तो अभी भी है ना उसके हाथ में. So her frightened, shaking fingers will put to rest
But still, even after her death, the things has remained on her. That is, her husband's rule over her life is not over. So that was all about Aunt Jennifer's Tigers. Aunt, अब हमारा बच्चा पार्टी माई मदर एट 66 हो चुका है, थिंग ऑफ ब्यूटी हो चुका है, आंट जेनिफर्स टाइगर हो चुका है, तीनों पोएम मैं आपको बता चुका हूँ। कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बता देना। क्वेश्चंस जो भी होए, अब देखो आपको क्या करना है, मेरी तरफ से ये खत्म हो गया। आपको आज जितनी भी आपके पास सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गाइड, जितनी भी चीजें हैं, उनसे क्वेश्चंस करना शुरू करो। शाम को डिस्कशन कर लेंगे उसके ऊपर। हो गया, खत्म, कुछ भी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोड साइड स्टैंड। आई थिंक जो ये अगली पोयम है अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोयम लिखी हुई है, इसके बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जस्ट अ सेकंड गाइस, रोड साइड स्टैंड। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज, कब बॉर्न हुआ था? 26 जनवरी 1874 इन सैन फ्रांसिस्को। Father William Frost was a journalist. Scottish mother Isabel Moody resumed her career as a school teacher to support her family. In 1892, Frost graduated from high school and attended. So that is something which is all about the poet. But कोई भी पोएट किस तरह का वर्क लिख रहा है ना, उससे एक्चुअल में उसके इनर फीलिंग समझ में आते हैं कि वो कैसा पोएट है। उसके अंदर सेंसिटिव पोएट है वो, इमेजरी को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, एंगर को ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है, ह्यूमर सरकाजम में बिलीव कर रहा है। सो उसके पोएट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। रोड साइड स्टैंड, रोड साइड जो भाई दुकान वाले होते हैं या जो ठेला वगैरह लगाते हैं, उनकी लाइफ के बारे में पोएट अगर लिख रहा है, इट मीन्स कि उसको उन लोगों से एम्पैथी है कुछ ना कुछ। पोएट काफी सेंसिटिव है। ये सब बातें यहाँ से इन्फर हो रही हैं। नाउ व्हाट ही गोज ऑन टू से इन द एंटायर पोएम, मैं इसको इतने में सम अप कर दूंगा सारी चीजों को। सो द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द witness of pathetic living condition of poor in rural areas of America. The sight of the roadside stand and its owner unattended prayer for help for their duty from their city brethren and the apathy of authority towards them drew the attention of the poet. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो अथॉरिटी है, दे आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन, उनका लाइफ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, दे आर नॉट बॉदर्ड विथ इट। The poet wishes to say that the poor can progress only when the rich don't exploit them. Through his poem, he requests the government and the rich to take responsibility to improve the condition of the poor. I think बहुत ज्यादा यहाँ पे मैंने इस पोएम को बहुत ज्यादा छोटे में एक्सप्रेस कर दिया है। अभी मुझे उम्मीद है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको नहीं हुई होगी अबाउट दिस रोड साइड स्टैंड पोएम। शाम को जब क्वेश्चंस करेंगे, एक बार फिर से इसका समरी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Let's now move to the next poem, which is about keeping quiet. इसमें भी जो आपका पोएट है, which is पाब्लो नेरूडा, वो कहता है कि भाई 12 तक काउंट करो और उसके बाद शांत हो जाओ। और इमेजिनेशन और इमेजरी की बात यहाँ पे ज्यादा हो रही है, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू से कि यार सब लोग शांत हो जाएंगे, ऑटोमोबाइल्स की कोई आवाज नहीं आएगी आपको, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होगा, किसी भी चीज की आवाज नहीं आएगी, सिर्फ शांति रहेगी। तो ऐसे टाइम पे आप नेचर को फील कर पाओगे एंड एट द सेम टाइम अपना इंट्रोस्पेक्शन कर पाओगे अपने थॉट्स का। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच इज अबाउट द पोएट। जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि भाई कौन पोएट है, क्या है, उसके फेमस वर्क्स बताना है, कुछ भी बताना है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। Now, Keeping Quiet is a poem about the need for soul searching, which may help us make peace with ourselves and others. Soul searching, peace, calmness, introspection, यही सारे वर्ड्स इस पूरे उसमें दिखेंगे आपको। पूरी समरी में यही वर्ड्स मिलने वाले। The poet appeals to the reader to take a little time out of their busy schedules to emphasize on the need of quiet, introspection and retrospection, कि हम अभी तक क्या करते आए, that is retrospection, पास्ट के थॉट्स, प्रेजेंट के थॉट्स, अंदर के थॉट्स पे ही वर्क करना है। कुछ समय के लिए जो हमारी लाइफ चल रही है उसको भूल जाना है, शांत रहना है एंड लेट दैट फील यू, है ना, सारे थॉट्स आपको फील हो सके। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू सजेस्ट। Then it tells how a moment of silent introspection will help us realize the utter futility of our aggressive
endeavors, मतलब utter futility. Futile is something which is waste. सो वो ये कह रहा है कि शांत रहना सीख जाओगे ना, तो जितने दुनिया में आप हाथ पैर मार रहे हो, जितने भी अपने कामों में आप लगे हुए हो, आपको लगेगा सब वर्थलेस है, सब वेस्ट है, किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी. दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हियर. देन व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं. सो दी ओके, ये आई थिंक गलत आ गया है यहाँ पे. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, ठीक है. इस पोयम में जितनी बातें थी यही सारा डिस्कशन था. नाउ रोड साइड स्टैंड का जो रिमेनिंग पार्ट है, आई गेस, हाँ, दिस इज व्हाट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोड साइड स्टैंड लुक्स लाइक. इस पर जरा डिस्कशन करते हैं. सो in the poem, a roadside fruit and vegetable stand is described, and the speaker considers how straightforward and truthful both the stands and its proprietors are. The poem implies that even seemingly insignificant things like a tiny food shop can have profound beauty and significance. It also considers the innocence and ignorance of these poor people and how they expect from the rich. The poem also discusses the idea of how government agencies befool them. सो आई थिंक रोड साइड स्टैंड पर डिस्कशन कर लेते हैं. ये वाली पोयम जो बच रही है, कीपिंग क्वाइट, इसको शाम को देख लेंगे, इसको शाम को देख लेंगे. सो दैट इज व्हाट द थीम ऑफ दिस पोयम इज, कि रोड साइड एक दुकान है, उससे रिलेटेड बता रहे कि एक नॉर्मल सी फ्रूट शॉप कैसी हो सकती है, वो लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनके लिए क्या क्या कर सकती है और नहीं कर रही है, कैसे उन चीजों को इग्नोर कर रही है गवर्नमेंट. दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड. So there's a roadside stand at the edge of the road. Those who established it certainly did so to earn money. They expected their prospective customers to stop here and buy things. But the rich and refined people drive past without stopping. The roadside stand offers ordinary things for sale like wild berries and golden cards. The people who run the stand hope for city money so that they may also prosper. There is a news that their land will be bought by the government. The so-called good doers and greedy people exploit them. Some people who pretend to be generous are even worse than flesh-eating wild animals. These greedy people want to mint money by befooling the innocent real people. As I said, Robert Frost की जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, उसमें ये चीज वो एक्सप्रेस कर रहा है कि वो कितना ज्यादा उस रोड साइड स्टैंड के लिए फील कर पा रहा है, कितना ज्यादा उसके साथ सिंपैथी बांट पा रहा है कि यार गलत हो रहा है, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि अब यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये जमीन भी कोई ले लेगा मनी अर्न करने के लिए. तो रिच जो लोग हैं, दे ऑलवेज ट्राई एंड एक्सप्लॉइट द पुअर वंस, द रूरल वंस. ये फीलिंग्स यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इवोक करना चाह रहे हैं सबके अंदर. सो द पीपल हु रन दिस रोड साइड स्टैंड होप दैट सम कार विल स्टॉप. पर बस कार चली जा रही है, चली जा रही है. कुछ लोग आ भी रहे हैं, बट सम पीपल कम बैक एंड टर्न अराउंड द कार सो आस्क the way where it is bound. The poet will feel greatly relieved if all their pains and troubles are removed at one stroke. Death is far better than their miserable living. इस बात पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बार बार emphasize कर रहे हैं. So बच्चा पार्टी, that was all for today's session. Now it's your time. कोई डाउट है तो बताओ. Let's discuss your doubts. In the meantime, let me tell you about the Telegram channel. Telegram channel अगर ज्वाइन नहीं किया है, so I wonder what are you guys waiting for. Telegram channel पे आपको सारे अपडेट्स मिल रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, YouTube वीडियोस, कब कौन सी सीरीज आने वाली है, कंटेंट फ्री में बहुत सारा हम प्रोवाइड कर रहे हैं. सो ये पता कब चलेगा? पता तब चलेगा when you'll join the Telegram channel. And these are our paid batches जहाँ पे उसके क्या क्या फीचर्स हैं, everything is mentioned here. Still, if you guys have any doubts, this is the number where you can call. Board related कोई problem है, CUET related कोई problem है, we are there to help you guys out. So students, that was all for today's session. पांचों पोयम बता दी है. अगर अभी भी किसी पोयम में डाउट है, एक बार फिर से पढ़ो. उसमें लग रहा है फिर फंस रहे हैं, वीडियो एंड हो जाए उसके नीचे कमेंट कर देना, सर इस वाली पोएम को थोड़ा सा और समराइज कर दो. शाम वाला सेशन है ना हमारे पास, करेंगे डिस्कशन उसमें. शाम वाले सेशन में मिलते हैं स्टूडेंट्स एट 5 PM विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे चीजों को इंप्रूव करना है. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. शाम को मिलते हैं. थैंक यू सो मच. बाय बाय.